नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो दूसरा टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षारक और लवण। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न प्रकार के अम्ल क्या कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षारक कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं, उन अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला गुण क्या है या पहली विशेषता क्या होगी कि अम्ल है वो किसी भी धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो उनकी पहली विशेषता ये हो गई कि अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आप सूत्र के रूप में आप लोग इस प्रकार से याद रखोगे कि हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल की हमने धातु के साथ क्रिया करवाई तो वहाँ पे लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक अम्ल है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। उसकी क्रिया मैंने जिंक धातु के साथ करवा दी। ये क्या है? जिंक धातु। अभी जिंक धातु की क्रिया मैंने अम्ल के साथ करवाई तो क्या बना मेरे पास? जिंक सल्फेट ZnSO4, और वहाँ पे मुझे एक प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी अम्ल की हम किसी धातु के साथ क्रिया करवाएं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल को हम किसी भी धातु के कार्बोनेट के साथ या फिर उस धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, बाइकार्बोनेट यानी कि हम किसी अम्ल को धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएं तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ हमें लवण और जल भी प्राप्त होता है। तो आपको फॉर्मूले के रूप में क्या याद रखना है कि हमारे पास कोई धातु है, धातु कार्बोनेट है, उस धातु कार्बोनेट या फिर हमारे पास कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया अगर हम किसी अम्ल के साथ करवाएं यानी अगर हम किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें वहाँ पर लवण, जल तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे निकलती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैंने क्या किया कि मेरे पास जो सोडियम कार्बोनेट है NaCO3, उसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी एक अम्ल के साथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो वहाँ पर मुझे नज़र आता है एक तो मेरे पास NaCl लवण प्राप्त होता है, यानी कि ये क्या है? सामान्यतः हम इसको बोलते हैं नमक का फॉर्मूला है, साधारण नमक NaCl, एक लवण प्राप्त होता है। साथ में मुझे वहाँ पर जल भी प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि हमने क्या देखा, किसी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया करवाएं तो वहाँ पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा देख लेते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जैसे मेरे पास NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया मैं अगर HCl अम्ल के साथ करवा दूँ तो वहाँ पर क्या प्राप्त होगा? वहाँ भी एक लवण ही प्राप्त हो रहा है, साथ में जल भी प्राप्त हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो हमारे पास साधारण सा फॉर्मूला निकल के आ गया है कि हम किसी भी अम्ल को अगर हम धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएं तो वहाँ पर लवण, जल और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पहली बात क्या पढ़ी हमने कि अगर हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन से कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हम लोगों ने देखे दो बिंदु, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में दो बिंदु हमने देख लिए हैं। दो बिंदु पढ़ने का हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं कि अम्लों की और क्या विशेषता होती है या अम्लों के और गुण क्या होते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि अगर हम किसी धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया करवा दें, अगर हम किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब किसी हमारे पास नंबर 3 है, जब हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल की धातु ऑक्साइड, अम्ल की धातु ऑक्साइड, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया करवाने पर यानी कि
हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल की अभिक्रिया हम किसी धातु के ऑक्साइड से करवाएं तो करवाने पर लवण व जल बनता है। यानी आप फॉर्मूले के तौर पे कैसे याद रख सकते हो कि हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल की क्रिया हम किसी धातु के ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड से करवाएं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें लवण और साथ में जल प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाएं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। कैसे? जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक अम्ल है, HCl। हम HCl अम्ल लेते हैं और हमारे पास कोई धातु का ऑक्साइड है, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक लवण प्राप्त हमें हो जाता है। क्या लवण प्राप्त होगा? CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और हमें प्राप्त होगा जल। यानी कि अगर हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु ऑक्साइड के साथ करवाएं तो वहाँ पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी लवण हमें प्राप्त होगा, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु ऑक्साइड से करवाने पर जो लवण बनेगा उसकी जो प्रवृत्ति है, या फिर हम कह सकते हैं प्रकृति, उसकी प्रकृति नेचर कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे पास जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया हम किसी धातु ऑक्साइड से करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। तो इस लवण की प्रकृति इम्पोर्टेंट है। ये लवण जो बनेगा उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम ले क्या रहे थे? अम्ल, जबकि इसकी प्रवृत्ति कैसी बन रही है? क्षारीय। तो आपको ध्यान रखने हैं। हमारे 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु देखते हैं क्या होता है चौथे बिंदु में। अगर हम क्या करें कि हमारे पास जो अम्ल है उस अम्ल की हम किसी क्षार से ही क्रिया करवा दें, यानी कि हमारे पास चौथा बिंदु आया कि अम्ल है, उस अम्ल की क्षार से, किसी अम्ल की हम क्षार से क्रिया करवा दें। तो क्रिया करवाने पर, यानी कि अम्ल की क्षार से, यानी कि अम्ल और क्षार के आपस में हम रिएक्शन करवा दें, करवाने पर लवण व जल बनता है। यानी कि हम लोगों ने पहले देखा था जो तीसरा बिंदु कि हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड कैसे करवा रहे तो वहाँ भी लवण और जल बनता है। लेकिन एक बात हमने वहाँ महत्वपूर्ण बताई थी मैंने कि जो लवण हमारा वहाँ बन रहा था उसमें क्या था कि उसकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारीय होगी, जबकि क्षार और अम्ल की आपस में क्रिया करवाने पर जो लवण बनेगा उसकी प्रवृत्ति क्षारीय हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो अम्लीय भी हो सकता है, वो क्षारीय भी हो सकता है और वो उदासीन भी हो सकता है। तो आपके पास एक फॉर्मूले के तौर पे हमें क्या याद रखना है कि अम्ल की क्रिया के क्या किससे करवाए? क्षार से। अम्ल प्लस क्षार, तो हमारे पास बनेगा लवण और साथ में क्या निकलेगा वहाँ पे? जल। समझ गए? जैसे हम लोग क्या ले लें, कोई अम्ल ले लें और कोई एक क्षार ले लें। जैसे हमारे पास अम्ल है HCl और हम कोई क्षार ले लेते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार ले लेते हैं। और क्षारक, तो हम लोग क्या करें, अम्ल और क्षारक के आपस में क्या करवा दें? क्रिया करवा दें। तो हमारे पास प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? NaCl यानी कि लवण बनेगा, साथ में क्या बनेगा? जल H2O। अब इसकी प्रवृत्ति कोई ज़रूरी नहीं है कैसी होगी, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। ये तब पता लगा
सकते हैं जब यहाँ पर कौन सा अम्ल हमने लिया है, कौन सा क्षारक लिया है, इन दोनों की प्रवृत्ति कैसी है, वो प्रबल है या दुर्बल है। तो इस आधार पे जो बनने वाला लवण होगा उसकी प्रवृत्ति निर्भर करेगी। तो हम लोगों ने देख लिए 4 बिंदु अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में, 4 बिंदु हमने पढ़ लिए। अब हमारा अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई अम्ल है, यानी हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल को हम क्या करें, किसी जल में घोल दें। नंबर 5, अम्ल को जल में घोलने पर, यानी कि अम्ल को जल में घोलने पर आयन में टूटता है, आयन में टूट जाता है। यानी कि अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलें तो जल में घोलने पर वो किस में टूटेगा, जल में घोलने पर विद्युत प्रवाहित करें हम, विद्युत प्रवाहित करने पर, यानी कि अगर हम किसी अम्ल को जल में घोल दें और जल में घोलने के बाद उसमें अगर विद्युत प्रवाहित करें तो विद्युत प्रवाहित करने पर आयन के रूप में रहता है। यानी कि हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल को हमने क्या कर दिया, जल में घोल दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो हमारा अम्ल है वो कोई न कोई आयन देगा। कैसे देगा, हमारे पास जैसे HCl है, HCl, तो इसको हमने जल में घोल दिया, तो ये जल में घोलने के बाद विद्युत प्रवाहित हम करें तो ये आयन देगा H+ और साथ में टूटेगा Cl- के रूप में। अगर हमारे पास HNO3, यानी कि अगर हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है तो ये टूटेगा H+ और NO3-। अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल ले लूँ H2SO4 तो ये टूटेगा H+ SO4-2। यानी कि हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो अम्ल है उस अम्ल को हम जल में घोलें, यानी उनका जलीय विलयन तैयार करें और साथ में विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करें तो वो आयन के रूप में टूट जाता है। और वो आयन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर H+ आयन बन रहा है, H+ आयन बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी अम्ल को हम जल में घोलें तो जल में घोलने पर कौन सा आयन देगा, H+ आयन। अब इस H+ आयन को क्या बोलते हैं, तो साधारणतः इसको हाइड्रोजन आयन कह देते हैं, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। लेकिन क्या होता है कि जब हम इन अम्लों को जल में घोलते हैं तो ये H+ जो आयन है, हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व संभव नहीं होता। इसलिए क्या करता है कि हमने इन सभी अम्लों को हमने किस में लिया था, जल में। हमने किस में लिया था, इसमें जल में। तो हमारा ये रहा जल, H2O। अब ये H2O जो है उसके साथ हमारा जो हाइड्रोजन आयन है H+ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। H+ है वो आपस में क्रिया कर लेंगे और H+ क्रिया करके नया एक आयन बना देंगे H3O+। यानी कि क्या किया कि हम लोगों ने जो अम्ल को जल में घोला था तो अम्ल के जल में घुलने से H+ आयन बना, वो H+ आयन उस घुले हुए जल के साथ क्रिया करके H3O+ आयन बना देता है। इसलिए किसी भी अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे तो वो हमें कौन से आयन के रूप में नज़र आएगा, H3O+ के रूप में। और इसलिए हम कहते हैं कि अम्ल जो है वो जल में कौन सा आयन देंगे, H3
O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल को हम जल में घोलें और विद्युत प्रवाहित करें तो उसके आयनों में टूट जाता है, और कौन सा आयन देगा? वहाँ पे H+, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो हम लोगों ने देखा कि अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, कितने गुण देखे? रासायनिक गुणधर्म 5 रासायनिक गुणधर्म हम लोगों ने देख लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अम्ल में पढ़े थे वैसे ही क्षारकों के साथ तुलना करके हम लोग देखने वाले। तो पहले विशेषता क्या है? पहले रासायनिक गुण क्या है कि किसी भी क्षारक को हम धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ अगर हम क्या करें, क्रिया करवाएं, तो वहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हम लोगों ने अम्ल में भी देखा था कि किसी भी अम्ल को हम धातु के साथ क्रिया करवाएं तो वहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। इसी प्रकार से हमारे पास जो क्षारक है वो क्षारक भी धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आप लोगों को सूत्र के रूप में क्या याद रखना है? जैसे हमारे पास कोई क्षारक है, उस क्षारक की हम किसी धातु के साथ क्रिया करवाते हैं, धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर लवण बनेगा, साथ में वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप लोग उदाहरण के तौर पे, यानी उदाहरण आपको याद रखना है। उदाहरण है, मेरे पास एक क्षारक है 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। उसकी अभिक्रिया में जिंक से करवा दूँ, जिंक, तो क्या होगा? हमारे पास एक लवण बनेगा Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप लोग याद भी रखना, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कहा जाता है। ये एक प्रकार का लवण है। हम लोगों ने अम्लों में देखा था कि सभी अम्ल जो हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है कि क्षारक है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सभी क्षारक हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ, नोट, सभी क्षारक ऐसा नहीं करते, सभी क्षारक ऐसा नहीं करते। हम लोगों ने अम्ल में देखा था कि अम्ल जो है, जितने भी अम्ल हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उस क्षारक को भी देख लिया कि वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अन्य जो हमारे पास क्षारक हैं, जैसे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी जो हैं वो हमारे धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी क्षारक हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु क्या याद रखना है कि हमारे पास जो क्षारक है वो किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, यानी कि अगर हम क्षारकों को किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवा दें तो वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर बनेगा लवण और जल बनेगा। आप फॉर्मूले के तौर पे क्या याद रखोगे कि हमारे पास कोई अधातु ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया हम किसी क्षारक के साथ करवा दें तो क्या बनेगा? लवण और जल। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, अधातु ऑक्साइड, हमारे पास कोई अधातु ऑक्साइड है जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कोई क्षारक ले लेता हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। अब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होने से क्या होगा? हमारे पास कोई लवण प्राप्त होगा। क्या लवण प्राप्त होगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में हमें क्या प्राप्त होगा? जल H2O। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको नाम याद रखना है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, किसी भी क्षारक को किसी अन्य अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई तो वहाँ पे हमारे पास एक लवण प्राप्त होता है। यहाँ हम लोग अम्ल की तरह, हम लोगों ने देखा था कि अम्ल को किसी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर लवण और जल बनता है।
तथा हमने देखा था कि वहाँ जो अम्ल में बनने वाला लवण था उसकी प्रवृत्ति क्षारीय थी, जबकि यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्षारक है तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी, यानी कि इस लवण की जो प्रवृत्ति होगी, इस लवण की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी, प्रवृत्ति या प्रकृति क्षारक है तो इसकी प्रवृत्ति होगी अम्लीय। याद रखना है, कंफ्यूज में नहीं होना है। अम्ल की किसी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवाए तो लवण बनेगा वो क्षारीय होगा, और किसी क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाए तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, अब हमारा अगला बिंदु जो है कि अगर हम किसी क्षारक की अभिक्रिया किससे करवा दें, अम्ल से करवा दें, तो क्या होगा कि हमारे पास लवण और जल बनता है। यानी कि किसी क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से, यानी कि हम लोगों ने अम्ल में भी देखा था कि अम्ल और क्षारक के आपस में अगर हम क्रिया करवा दें तो वहाँ पर लवण और जल बनता है। तो आप लोग याद क्या रखोगे कि हमारे पास कोई अम्ल है, उस अम्ल की क्षारक के साथ, यानी कि जो क्षारक है उसको अम्ल, दोनों बात एक ही है, आपस में क्रिया करवा दें तो वहाँ पे जो बनेगा वो लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। उदाहरण देख लेते हैं, हमारे पास HCl अम्ल है, उस HCl की अभिक्रिया हम क्या करें, NaOH के साथ करवा दें तो हमारे पास एक लवण निकल के आ जाएगा NaCl प्लस H2O। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि हमारे पास कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो NaCl जो उसकी साधारण नमक है वो प्राप्त होता है, साथ में हमें जल प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने देख लिए 3 बिंदु जो कि हमारे क्षारक के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्षारक है, उस क्षारक को अगर हम जल में मिला दें, यानी कि हमारे पास कोई क्षारक है, उस क्षारक को अगर हम जल में मिला दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, जैसे हमारे पास हैं, अगला बिंदु हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई क्षारक है, उस क्षारक की अभिक्रिया अगर हमारे पास जो क्षारक है उस क्षारक को हम क्या करते हैं, क्षारक को जल में घोलकर विद्युत प्रवाहित करें, यानी कि जल में घोलकर विद्युत प्रवाहित करें तो आयन में टूटेगा, यानी कि आयन में टूटेगा या आयन बना देगा। कैसे आयन बनेंगे, जैसे हमारे पास कोई क्षारक है जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी अभिक्रिया हम लोग इसको अगर हम जल में घोलें और विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमारे पास प्राप्त होगा Na प्लस OH माइनस प्राप्त होगा। अगर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH होल 2 तो क्या बनेगा हमारे पास Mg प्लस OH माइनस। हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक और उदाहरण देख लें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, अगर इसकी अभिक्रिया इसको अगर हम जल में घोल दें तो विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या बनेगा Ca प्लस 2 और 2OH माइनस। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास क्षारक हमने लिए, उन क्षारक में हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो आयन है OH माइनस, और उस OH माइनस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन हम कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में तो इनके यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तब तक के लिए बढ़ते रहिए। थैंक यू।